अब हम देखते हैं, अगर हमने ये कहा ये क्वांटिटी x को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो फैक्टर है ये पूरा फैक्टर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, जिसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया a के लिए। इसी तरह हम इस क्वांटिटी को भी डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल कंसीडर करेंगे, जैसा कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में समझ पाए हैं, लाइक क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड। अब इसका मतलब ये हुआ, ये बी टी क्यूब, माफ कीजिएगा इसको जरा गौर करिए, बी टी क्यूब इज इक्वल्स एक्स, यानी कि ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, एक्स बाई टी स्क्वायर, टी क्यूब था, टी क्यूब हमने कंसीडर किया, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक्स टी रेज टू पावर -3, ये फॉर्मूला आ गया। अगर हमें डायमेंशन पुट करना है इंडिविजुअली पुट करके, जो डायमेंशन हैं, डायमेंशन दोनों क्वांटिटीज के हमने पुट कर दिए, और बी के लिए हमारे पास फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा L1 T-3। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। हमने जिस तरीके से दो बातें देखी यहां पर, पहली बात तो ये है कि अगर कोई एक क्वांटिटी है, एक इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब LHS और RHS के डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, दूसरी बात जो हमने यहां पर नोट की वो ये थी कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इन दोनों बातों का हमने इस्तेमाल किया अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशन को आइडेंटिफाई करने में, यानी कि अगर हमें किसी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन को पता करना है, अननोन क्वांटिटी पता करना है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे, इन दो बातों से। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, दूसरा ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब जो एक तरह के क्वांटिटी हैं उनको ही ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरी तरफ, हम लोग पता लगाएंगे कि अगर किसी डायमेंशनल एनालिसिस के साथ हम अगर किसी फिजिकल इक्वेशन का हमें देखना है करेक्ट है या नहीं है, उसको कैसे देख पाएंगे। हम जरा गौर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमने नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, इसमें पता करना बहुत आसान पड़ेगा। मैं चाहूँगा आप सबसे पहले इस बात के लिए अब गौर करें कि डायमेंशनल एनालिसिस हमारे लिए कौन कौन सी टूल्स की तरह काम करेगा। डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या क्या कर सकते हैं। डायमेंशन, अगर हम चाहें, डायमेंशन हमें बताएगा फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या बताएगा, डायमेंशनल एनालिसिस हमें बताएगा पहला यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट पता करना। दूसरा हमें बताएगा करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तीसरा कन्वर्शन ऑफ यूनिट। लास्ट फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो किसी इक्वेशन के लिए, किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी हमें पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास क्या आया, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। दूसरा हमारे पास आया लाइक क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर अनलाइक क्वांटिटीज हैं उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है, उसको गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं उन दो फिजिकल क्वांटिटीज को जो अनलाइक हैं, लेकिन हमें लाइक क्वांटिटीज को ही, जैसा हम कह चुके हैं, मास को एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मास को एक्सीलरेशन के साथ ऐड करना पड़े, जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक करके इनकी बातों को समझते हैं। ये
कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का इन सारी चीज़ों के लिए। तो यूनिट के बारे में तो मुझे लगता है आप समझ ही पा रहे हैं। जैसे कि अगर मेरे पास लीनियर मोमेंटम है, एक फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम, हमें इसके यूनिट के बारे में पता करना है। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। 9th में भी आपने करा होगा, काफ़ी पॉपुलर है ये, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे आप। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू, अब मास के लिए डायमेंशन क्या है, हम पहले इसको कंसिडर करते हैं। मास के लिए डायमेंशन है m, वेलोसिटी के लिए L1 t-1। अब जरा गौर करें, हम अगर हमें यह पता करना हो कि इसके लिए फॉर्म यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा, हम क्या कह पाएंगे, SI यूनिट ऑफ P, यूनिट ऑफ P क्या होगा, kg ऑफ P इक्वल्स kg मीटर पर सेकेंड। गौर कर पा रहे हैं, ऐसा इसलिए करना पड़ा हमें, ये m के ऊपर कितना है, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, SI यूनिट किलोग्राम, मास का किलोग्राम। हमने अगर लेंथ के लिए की बात करी, लेंथ का क्या होता है, लेंथ का होता है मीटर। टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने SI यूनिट पता लगा लिया, kg मीटर पर सेकंड। तो हमने ये देखा डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए हमने पता लगाया कि यूनिट क्या होगी। ठीक है, हम यूनिट पता लगा सकते हैं। और अब दूसरी जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि एक यूनिट को दूसरे फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं, एक SI और एक मान लो CGS। CGS ले लिया हमने अभी, हमें क्या देखना है, इसमें एक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें जो भी फिजिकल इक्वेशन, आपको पता है कि ये किसका यूनिट है, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम इसको फिर से इस पर काम करेंगे। और लेकिन हमें ये देखना है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर अभी कम है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है। लेकिन यूनिट जो इस फॉर्म में होगा, इस सिस्टम में होगा, उसके लिए यूनिट क्या होगा, उसमें होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा पर्पस क्या है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें पता हो, यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया हुआ है वो है फोर्स। फोर्स के बारे में आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के लिए क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 t-2। ठीक है, अब ये हमें पता है, हमें क्या करना है कि इसके इस यूनिट को, यहां पर क्या यूनिट होगी, इसके इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमने अभी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है, और ये हमने रखा, ये यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहां पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, सो दैट ये हमारी यूनिट हो। इसको अगर हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो कैसे कर पाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए, वो जरा गौर करें कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है, मैं चाहूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1, गौर करिए, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब सबसे पहले हमें यह देखना है, अगर हमारे पास MLT है, मास लेंथ टाइम के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट है 1, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर 1, टाइम के ऊपर -2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में मास MLT तो दोनों में ही है, ठीक है, और डायमेंशनल वैल्यूज भी, जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज जो होंगे उसके लिए, दोनों के लिए ही सेम है, लेकिन उसमें यूनिट डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2, इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 1, अब इसी तरह से L1 L2, यानी कि सिस्टम 1 में मास के लिए क्या यूनिट है वो पुट करेंगे, सिस्टम 2 में मास के लिए क्या यूनिट है वो यहां पर पुट करेंगे, और ये एक्सपोनेंट के हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो ये भी 1 होगा, 1 सेकेंड
और ये भी 1 सेकेंड। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है -2, एक्सपोनेंट हमने लिया -2। अब जरा गौर करते हैं, हमने क्या किया, 1 kg/1 ग्राम। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि फर्स्ट सिस्टम जो हमने लिया हुआ है उसमें जो मास के लिए यूनिट है वो क्या है, केजी। जो सेकेंड सिस्टम लिया हुआ है हमने, ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकेंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में केजी, दूसरे सिस्टम में ग्राम, फर्स्ट सिस्टम में मीटर, दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर, और हमने उसके हिसाब से 1 मीटर/1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1 एक्सपोनेंट जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर दिया। 1 सेकेंड/1 सेकेंड, ये इसके ऊपर अगर हम करेंगे तो ये 1 ही होगा रेज़ टू पावर -2, और इस तरह से ये 1 ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनके वैल्यूज, हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स कितना होता है। 1 kg को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े, ग्राम में हमें अगर एक्सप्रेस करना पड़े तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 मीटर को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 100 आ गया, इसके लिए 100 नहीं, हमारे लिए ये 1000 आ गया, क्योंकि 1 kg इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1000 ग्राम/1 ग्राम, तो ये 1000 हुआ, और इसके लिए 100/1 यानी कि ये 100 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास है अब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपने ये सुना होगा, इसका जो फोर्स का SI यूनिट है वो न्यूटन है, और इसको हम डाइन बोलते हैं। डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन। ठीक है, SI यूनिट में हम जब बात करते हैं इसको न्यूटन बोलते हैं, और CGS में हम इसको डाइन बोलते हैं। तो आपने देख लिया कि अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, अगर यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। आप गौर कर पा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जो सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन है वो हमें देखना है एक फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए।